आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो शायद सबसे ज़रूरी है, लेकिन जिसे सबसे ज़्यादा गलत समझा जाता है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमारे चारों तरफ हर चीज़ को कंट्रोल करता है, छोटे से छोटे मॉलिक्यूलर टकराव से लेकर बड़े बड़े तूफानों तक, यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक, और यहाँ तक कि इस बात को भी कि जिंदगी मौजूद ही क्यों है। अच्छा, इस पूरे टॉपिक की उलझन को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछते हैं। पृथ्वी को सूरज से क्या मिलता है? ज्यादातर लोग कहेंगे एनर्जी, गर्मी या रोशनी, है ना? लेकिन ये जवाब पूरी कहानी नहीं बताते। देखिए, एक बहुत ही हैरान करने वाली बात यह है कि पृथ्वी का तापमान लगभग स्थिर रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी वो सूरज से लेती है, उतनी ही एनर्जी स्पेस में वापस भी भेज देती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी पृथ्वी लगातार गर्म होती जाती, जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत होती। तो सवाल ये उठता है कि अगर एनर्जी का आना जाना बराबर है, तो फिर हम सूरज से असल में हासिल क्या कर रहे हैं? इस पहेली का जवाब छिपा है एक ऐसी खोज में जो करीब 200 साल पहले हुई थी। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। नेपोलियन के बाद के फ्रांस में सादी कार्नोट नाम का एक नौजवान था जो अपने देश की हार से बहुत दुखी था और फ्रांस को फिर से ताकतवर बनाने का सपना देख रहा था। उसकी नज़र उस जमाने की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी यानी स्टीम इंजन पर पड़ी। उस वक्त ब्रिटेन के इंजन फ्रांस से कहीं बेहतर थे। उस दौर के सबसे अच्छे स्टीम इंजन भी सिर्फ 3% थर्मल एनर्जी को ही काम में बदल पाते थे। मतलब 97% एनर्जी बेकार जा रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट था। कार्नोट को लगा कि अगर वो इसे सुधार सका तो वो फ्रांस को एक ज़बरदस्त बढ़त दिला सकता है। तो कार्नोट ने एक आइडियल इंजन के बारे में सोचना शुरू किया। मतलब एक ऐसा काल्पनिक इंजन जिसमें नो कोई फ्रिक्शन हो, नो कोई एनर्जी लॉस। वो ये समझना चाहता था कि किसी भी हीट इंजन की थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकती है। उसका आइडिया 4 स्टेप्स के एक साइकिल पर बेस था। पहले एक गर्म सोर्स से हीट लेकर गैस को फैलाया जाता है, जिससे पिस्टन ऊपर जाता है और काम होता है। फिर गैस को और फैलने दिया जाता है, जिससे वो ठंडी हो जाती है। अब सिस्टम को रीसेट करना है, तो पिस्टन गैस को दबाता है और इस प्रोसेस में जो हीट निकलती है उसे एक ठंडे सोर्स में छोड़ दिया जाता है। और आखिर में पिस्टन गैस को और दबाकर उसे वापस शुरुआती तापमान पर ले आता है और ये साइकिल पूरा हो जाता है। तो इस परफेक्ट, एकदम आइडियल और रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी? शायद कोई सोचे कि 100% होनी चाहिए, क्योंकि कोई फ्रिक्शन या लॉस तो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत यह है कि आप सारी की सारी हीट को काम में बदल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको सिस्टम को रीसेट भी तो करना है। पिस्टन को वापस अपनी जगह पर लाने के लिए आपको कुछ एनर्जी को वेस्ट हीट के तौर पर बाहर फेंकना ही पड़ता है। ये एक मजबूरी है। और ये सिर्फ इंजनों की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो यूनिवर्स का एक फंडामेंटल नियम है। और यहीं से एंट्री होती है एक बिल्कुल नए आइडिया की, जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं। देखिए, हर तरह की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। जब एनर्जी एक जगह सिमटी हुई हो, जैसे किसी गर्म लोहे की छड़ में, तो वो बहुत काम की होती है। लेकिन जब वही एनर्जी फैल जाती है, जैसे हवा में फैली हुई बेकार गर्मी, तो वो बहुत कम काम की रह जाती है। कई दशकों बाद एक जर्मन फिजिसिस्ट रूडोल्फ क्लॉसियस ने इसी फैलाव को नापने के लिए एक शब्द बनाया, एंट्रोपी। आसान भाषा में कहें तो एंट्रोपी ये बताती है कि एनर्जी कितनी फैली हुई है। लो एंट्रोपी मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी और हाई एंट्रोपी मतलब फैली हुई एनर्जी। 1865 में क्लॉसियस ने थर्मोडायनामिक्स के पहले 2 नियमों को एक लाइन में बताया। पहला, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी फिक्स्ड है, और दूसरा, जो कि असली गेम चेंजर है, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। मतलब एनर्जी वक्त के साथ हमेशा फैलती ही है। पर ऐसा क्यों है? एनर्जी हमेशा फैलती ही क्यों है? फिजिक्स के ज्यादातर नियम तो टाइम में आगे और पीछे दोनों तरफ एक जैसे काम करते हैं। तो फिर ये वन वे स्ट्रीट कहाँ से आई? इसका जवाब छिपा है प्रोबेबिलिटी में। इसे एक रूबिक्स क्यूब की तरह सोचिए। उसे सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है, पर उसे बिगाड़ने के खरबों तरीके हैं। ठीक इसी तरह एनर्जी के एक जगह सिमटे रहने के बहुत कम तरीके हैं, लेकिन उसके फैल जाने के अनगिनत तरीके हैं। तो एंट्रोपी इसलिए बढ़ती है क्योंकि सिस्टम नेचुरली उस तरफ जाता है जिसके होने की संभावना ज्यादा है, यानी बिखरी हुई हालत की तरफ। तो फिर एयर कंडीशनर जैसी चीजें कैसे काम करती हैं जो एक कमरे को ठंडा करके एंट्रोपी को कम करती हैं?
ट्रिक ये है कि एक छोटी सी जगह पर एंट्रोपी कम करने के लिए हमें कहीं और, जैसे पावर प्लांट में, उससे कहीं ज्यादा एंट्रोपी पैदा करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर पूरे सिस्टम की एंट्रोपी तो बढ़ ही रही है। चलिए अब वापस चलते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर। अगर पृथ्वी उतनी ही एनर्जी वापस भेज देती है जितनी उसे मिलती है, तो हमें सूरज से असल में क्या मिल रहा है? अब हमारे पास इस सवाल का जवाब देने के लिए सही टूल है। सूरज हमें सिर्फ एनर्जी नहीं दे रहा, क्योंकि एनर्जी का हिसाब तो बराबर है। वो हमें दे रहा है लो एंट्रोपी। सूरज से जो एनर्जी हमें मिलती है उसकी क्वालिटी बहुत हाई है। वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ज्यादा काम की है। इसे ऐसे समझें, पृथ्वी सूरज से एक हाई क्वालिटी लो एंट्रोपी वाला फोटॉन लेती है। फिर पृथ्वी पर जिंदगी और मौसम के सिस्टम उस कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को इस्तेमाल करके काम करते हैं, और इस प्रोसेस में उस एक फोटॉन को करीब 20 लो क्वालिटी हाई एंट्रोपी वाले फोटॉनों में बदलकर स्पेस में वापस फेंक देते हैं। एनर्जी बैलेंस हो गई, लेकिन एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो हमारा यूनिवर्स एक अविश्वसनीय रूप से लो एंट्रोपी स्टेट में शुरू हुआ था, एकदम व्यवस्थित। और आज यूनिवर्स की लगभग सारी एंट्रोपी ब्लैक होल्स में बंद है, जो कि मैक्सिमम एंट्रोपी की स्टेट्स हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी एक बुरी चीज है जो हमें बोरियत की तरफ ले जा रही है? जरूरी नहीं। चाय और दूध के इस उदाहरण को देखिए। जब वे अलग अलग हैं तो ये सिंपल है, जब वे पूरी तरह मिल जाते हैं तो ये फिर से सिंपल हो जाता है। जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो खूबसूरती है और जो दिलचस्प पैटर्न्स हैं, वो तो बीच में नजर आते हैं, जब सिस्टम लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की तरफ जा रहा होता है। हमारा अस्तित्व और हमारे आसपास की हर कॉम्प्लेक्स चीज इसी पल धर के दौर का हिस्सा है। हम असल में यूनिवर्स की उस यात्रा के बीच में जी रहे हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड शुरुआत से एक डिसऑर्गेनाइज्ड अंत की ओर जा रही है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि जिंदगी समेत हम जो भी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं वो बस यूनिवर्स के अपने अंतिम पड़ाव यानी मैक्सिमम एंट्रोपी की तरफ बढ़ने के प्रोसेस में एक खूबसूरत, टेम्पररी और एक्सीडेंटल घटना है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।